हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। राजा हरीश अपने राज्य के बहुत ही नेक दिल और न्यायप्रिय राजा थे। उनका नाम दूर दूर तक उनकी दयालुता और प्रजा के प्रति उनके प्रेम के लिए मशहूर था। उनकी रानी सुहाना भी बेहद समझदार और शालीन महिला थीं, जो एक गरीब लकड़हारे की बेटी थीं। उनके सरल स्वभाव और सादगी ने महल में हर किसी का दिल जीत लिया था। एक दिन राजा हरीश जंगल में शिकार के लिए निकले। वह शिकार की धुन में इतना खो गए कि कब वह जंगल के घने हिस्सों में पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आंधी तूफान ने जंगल को घेर लिया। आसमान में अंधेरा छा गया और बुरी तरह बरसात शुरू हो गई। हरीश ने अपने साथियों को पुकारा, पर कहीं कोई नजर नहीं आया। रास्ता भी धुंधला गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने राहत की सांस ली और उसी दिशा में बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा झोंपड़ा नजर आया। राजा ने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और रास्ता भटक गया हूं। क्या मैं यहां रात गुजार सकता हूं? बुजुर्ग ने बिना कुछ सोचे समझे राजा को अंदर बुला लिया। उनके साथ उनकी एक जवान बेटी शारदा भी थी। शारदा ने राजा के लिए सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन बनाया और सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर भी दिया। उस रात राजा को किसी महल के बिस्तर से ज्यादा आराम झोंपड़े में मिला। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजा महल वापस लौट आए, लेकिन उनके दिल में शारदा की वो मेहमान नवाजी और उसकी सरलता बस गई थी। राजा को उसकी याद सताने लगी। कुछ दिनों तक इसी बेचैनी में रहने के बाद उन्होंने शारदा से विवाह करने का निर्णय किया। महल में शारदा के स्वागत की तैयारियां की गईं और शारदा अब रानी बनकर महल में रहने लगी। लेकिन राजा के इस विवाह से उनकी चचेरी बहन यशोदा के मन में जलन पैदा हो गई। यशोदा बचपन से ही राजा से विवाह का सपना देखती थी और उसे विश्वास था कि एक दिन वह रानी बनेगी। अब उसकी इस उम्मीद पर पानी फिर चुका था और उसने बदले की भावना से भरी एक भयानक योजना बनाई। यशोदा ने महल के वजीर से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने रानी सुहाना के कक्ष में एक विषैला सांप छोड़ दिया। अगली सुबह रानी सुहाना को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा को इस घटना से गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने सुहाना के गम में दोबारा शादी करने से मना कर दिया। इस बात से यशोदा का दिल और भी जल गया, क्योंकि अब वह राजा की रानी भी नहीं बन सकती थी। उसने गद्दी पर कब्जा करने के लिए एक और षड्यंत्र रचा। उसने एक दिन राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की भी मृत्यु हो गई। यशोदा अब अपने षड्यंत्र में सफल हो चुकी थी और गद्दी पर कब्जा करने के लिए तैयार थी। महल की एक वफादार दासी ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उसे डर था कि अब यशोदा राजा की बेटियों को भी कोई नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए रात में ही वह दोनों बच्चियों को लेकर जंगल की ओर भाग गई। वहां एक गुप्त स्थान पर उसने बच्चियों को पाला पोसा और उनकी देखभाल करने लगी। समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। इसी दौरान एक और घटना घटी। एक दिन जय सिंह नाम का एक साहसी युवक शिकार के लिए जंगल में आया। जय सिंह एक समझदार और बलशाली युवक था। शिकार के दौरान वह जंगल में एक झोंपड़े के पास पहुंचा, जहां उसने एक सुंदर युवती को देखा। जय सिंह उस पर मोहित हो गया और उसने युवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों का विवाह हो गया और जय सिंह अपनी नई पत्नी के साथ खुशी खुशी महल में लौट आया। पर जय सिंह की पहली पत्नी माधवी को यह शादी पसंद नहीं आई। माधवी उसकी खाला की बेटी थी और इस नए रिश्ते से बेहद नाराज थी। उसने जय सिंह की नवविवाहिता को अपमानित करने और उसे महल से बाहर निकालने के लिए एक साजिश रची। उसने दाई और एक नौकरानी को मिलाकर योजना बनाई कि जब नई पत्नी गर्भवती होगी तब उसके बच्चों को हटाकर उनकी जगह जानवरों के बच्चों को रख देंगे। कुछ समय बाद जय सिंह की पत्नी गर्भवती हुई। माधवी ने अपने षड्यंत्र के तहत नवजात बच्चे को उठा लिया और उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा रख दिया। जय सिंह को जब यह बताया गया कि उसकी पत्नी ने बिल्ली का बच्चा जन्मा है तो उसे गहरा झटका लगा। इस बात पर जय सिंह को अपनी पत्नी पर अविश्वास होने लगा। माधवी ने समय समय पर इसी प्रकार की साजिशें की और यह झूठ फैलाया
कि जय सिंह की पत्नी ने अन्य जानवरों को जन्म दिया है। जय सिंह अब अपनी पत्नी को अपवित्र मानने लगा और एक दिन उसने आदेश दिया कि उसे महल के कारावास में डाल दिया जाए। माधवी ने अपने षड्यंत्र से जय सिंह और उसकी पत्नी के बीच दरार डाल दी थी और अब महल पर उसका दबदबा था। पर इस पूरे षड्यंत्र को गुप्त रूप से शारदा की छोटी बहन देख रही थी, जो महल में दासी के रूप में काम कर रही थी। वह सोचने लगी कि कैसे इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। एक दिन जय सिंह जंगल में शिकार पर निकला और उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चों ने उसे देखा और बातों बातों में पूछा कि क्या कोई इंसान महिला बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है। जय सिंह के मन में यह सवाल गूंज उठा और उसे शंका होने लगी कि क्या उसके साथ धोखा हुआ है। जय सिंह ने बच्चों से पूछा कि वे कौन हैं और उनके माता पिता कौन हैं। बच्चों ने बताया कि वे एक महल की राजकुमारी के बच्चे हैं, जिन्हें छल से महल से दूर रखा गया है। जय सिंह ने बच्चों को अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। महल में पहुंचकर जय सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने सच्चाई उगलवाई। धीरे धीरे सारी साजिशों का पर्दाफाश हो गया। माधवी की चालाकियों का सच सामने आया और जय सिंह ने अपनी पत्नी को सम्मान के साथ वापस महल में जगह दी। यशोदा और माधवी को उनके की सजा दी गई और महल में एक नई शुरुआत हुई। तो प्यारे दोस्तों, सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट देने वाली है। आइए सुनते हैं। रामपुर गांव में एक साधारण सा लकड़हारा रघु रहता था, जिसका जीवन जंगल में जाकर लकड़ी काटने और उसे बेचकर परिवार के गुजारे लायक पैसे कमाने में बीतता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर रघु जंगल की ओर चल पड़ता, जहां उसका सामना घने पेड़ों, पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल से होता था। एक दिन जब रघु जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि काफी सारे पेड़ पहले से कटे पड़े थे। उसके मन में सवाल उठा कि ऐसा कौन कर सकता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि यह काम दीनू का है, जो गांव का ही दूसरा लकड़हारा था और रघु का प्रतिद्वंद्वी भी। दीनू लालची था और ज्यादा पैसे कमाने के लिए तेजी से लकड़ी काटता था, चाहे उस पेड़ पर कोई जानवर रह रहा हो या नहीं। रघु थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने जंगल के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने कई हरे भरे पेड़ देखे जो उसके घर चलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी दे सकते थे। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ को काटने के लिए कदम बढ़ाया, उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और फलों का स्वाद ले रही थी। रघु की कुल्हाड़ी रुक गई। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट दूं तो इस मासूम बंदरिया और उसके बच्चे का घर उजड़ जाएगा। यह विचार मन में आते ही उसने पेड़ को छोड़ दिया और कुछ दूरी पर दूसरा पेड़ खोजने लगा। यही उसकी आदत बन गई कि वो उन पेड़ों को काटे जिन पर कोई जानवर न रहता हो। रघु की यह दयालुता दिन ब दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे वह अपने घर से उस बंदरिया के लिए रोटी भी लाने लगा और बंदरियां भी उससे हिल मिल गई थी। रघु ने एक साथी पाया था और वो भी उस पर विश्वास करने लगी थी। एक दिन रघु लकड़ी का गट्ठर लेकर गांव लौट रहा था कि उसने देखा दीनू वहीं पेड़ काट रहा है जिस पर वह बंदरिया और उसका बच्चा रहते थे। रघु ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की और कहा, दीनू, इस पेड़ को छोड़ दे, इस पर एक मां अपने बच्चे के साथ रहती है। लेकिन दीनू ने हंसते हुए कहा, रघु, तू हमेशा भावनाओं में बह जाता है। ये सब फालतू की बातें हैं। हमें लकड़ी बेचनी है, न कि जंगल की देखभाल करनी है। और दीनू ने पेड़ काट डाला। कुछ दिनों बाद जब रघु वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बंदरियां एक गिरे हुए तने के नीचे दबी हुई पड़ी है, परंतु उसने अपने बच्चे को अपने सीने से सटाकर सुरक्षित रखा हुआ था। रघु का दिल भर आया। उसने बंदरिया को दफना दिया और उसके बच्चे को अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे उसने उस बच्चे की देखभाल शुरू कर दी। गांव वालों को यह सब अजीब लगता था। वे उसे चिढ़ाने लगे और खासकर दीनू तो उसे हमेशा ताने मारता रहता था। लेकिन रघु ने किसी की परवाह न करते हुए उस नन्हे बंदर को पालना जारी रखा। कुछ दिनों बाद दीनू ने रघु को धमकी दी कि अगर वो जंगल में आया तो उसे बुरी तरह मार देगा। इन खतरों के चलते रघु ने गांव छोड़ने का फैसला किया और अपने प्यारे छोटे साथी को लेकर
एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। रघु कई जगह भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार जब वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा, तो वहां एक योगी उसके पास आए। योगी ने रघु की सरलता और उसकी दयालुता को देख उसकी मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने उसे अपने आश्रम में रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे रघु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आश्रम में रघु ने सफाई, भोजन बनाना और अन्य काम संभाल लिए। योगी को उसकी ईमानदारी और मेहनत पसंद आई और वो हमेशा उसे सम्मान से देखते थे। परंतु वहीं एक और शिष्य था, शंकर। उसे रघु की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलन होने लगी। एक दिन शंकर कुछ ताजे फल लेकर आया और बंदर ने शरारत में वो चुरा लिए। इससे शंकर को मौका मिल गया। उसने योगी से रघु की शिकायत की, लेकिन योगी ने शंकर को शांत रहने का आदेश दिया और कहा, ध्यान में रहना सीखो, रघु निर्दोष है। शंकर ने रघु से बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद पास के राज्य के राजा का निमंत्रण आया और योगी राजा से मिलने गए। उसी दौरान शंकर ने एक साजिश रची। 2 दिन बाद जब योगी आश्रम लौटे, तो राजा का एक कीमती हार गायब था। राजा को शक हुआ कि किसी ने चोरी की है और तलाशी शुरू हुई। हार रघु की थैली में पाया गया। रघु ने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, पर शंकर ने उसे दोषी ठहराया। तभी वह छोटा बंदर योगी के सामने आया। वह बार बार इशारों में कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। योगी को शक हुआ और उन्होंने बंदर के इशारों को समझने की कोशिश की। बंदर ने इशारों में बताया कि शंकर ने हार को जानबूझकर रघु की थैली में रखा था। सच्चाई सामने आ गई। शंकर को आश्रम से निकाल दिया गया। राजा ने रघु की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य का गुप्तचर बना दिया। इधर उसी गांव में सीमा नाम की एक महिला ढाबा चलाती थी। वो अपने ढाबे को चलाने के संघर्ष में परेशान रहती थी, क्योंकि वहां ग्राहक बहुत कम आते थे। एक दिन विजय नामक एक बूढ़ा व्यक्ति उससे मिला और उसके पिता द्वारा लिए गए कर्ज की बात कहकर उसे शादी के लिए मजबूर करने की धमकी देने लगा। सीमा ने इनकार कर दिया और वो डर के साए में जीने लगी। सीमा की मां सुजाता ने ढाबे में बदलाव लाने के तरीके सोचना शुरू कर दिए। एक रात एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और एक जादुई मसाला देकर चली गई, यह कहकर कि यह उनके ढाबे में स्वाद ला देगा। सुजाता ने मसाले का इस्तेमाल किया और अगले दिन उनके ढाबे में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ढाबा खूब चलने लगा और सीमा को लगा कि शायद वह बूढ़ी औरत एक भूतनी थी। मगर उनके जीवन में खुशियां लौट आईं और कुछ समय बाद उन्होंने विजय का सारा कर्ज चुका दिया। समय बीतने के साथ विजय के व्यापार में गिरावट आने लगी, जबकि सीमा और उसकी मां का ढाबा दिन ब दिन उन्नति करने लगा। विजय की बेटी मीनू सुजाता से प्रेरित होकर अपने परिवार के काम में मदद करने लगी। दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़े समाप्त हो गए और समय के साथ मीनू और सुजाता के बीच एक प्यारी सी दोस्ती भी हो गई। इस तरह यह कहानी नेकी और विश्वास की मिसाल बनी। रघु की दयालुता, सुजाता की मेहनत और मीनू की नई सोच ने यह सिद्ध किया कि इंसान की अच्छाई अंत में जीत ही जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।